प्यारे बच्चों, आप लोगों का माय माइंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें सूत्र याद नहीं होंगे तो हम सवाल को नहीं हल कर सकते हैं। तो इससे हमने सोचा है कि सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद कराने की कोशिश करें। प्रत्येक वीडियो में कुछ ऐसे सूत्र रहेंगे जो आपके उन सवालों से संबंधित रहेंगे। पहले हम लोग सूत्र को याद करने की कोशिश करेंगे, फिर हम वीडियो में जो हमारे पास है उनके प्रश्नों को हल करें। चलिए, ये ऐसे सूत्र हैं जो 3D है, अर्थात बेलन, शंकु, गोला, जिनके बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बेलन की, तो बेलन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, बेलन आप लोग कक्षा 9 पढ़ोगे तो बेलन होता कैसे, तो ध्यान से देखिए। बेलन के लिए हमें यहां पर आधार में जो दिए रहते हैं वो वृत्त दिए रहते हैं, और इसमें जो यहां से यहां तक जो दी रहती है वो हमारी क्या है, त्रिज्या है। और आधार में भी त्रिज्या दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसकी ये यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई है। तो अब ये ऊंचाई जो है उसको हम किसमें प्रदर्शित करेंगे, एच में। तो अगर हम इसमें पूछें कि बेलन के आधार में कौन सी आकृति है, तो बेलन के आधार में हमारा वृत्त है, और बेलन के ऊपरी भाग में भी कौन सी है, वृत्त है। ये यहां से यहां तक क्या हमारे पास ऊंचाई है, और ये ओ से अगर हम ए तक देखें तो ओ से ए तक हमारे पास त्रिज्या है, और ये ओ डैश से लेकर के बी तक भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों आपस में क्या है, समान है। तो हम चलते हैं सबसे पहले शंकु के बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो पाई आर स्क्वायर है इसकी जो इकाई होगी वो हमेशा इकाई के में रहेगी, वर्ग इकाई। अब इकाई क्या है, इकाई एक प्रकार का मात्रा है। इसमें जो भी इकाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आप इसको लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर है तो आप लिखोगे मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम बेलन के आधार का परिमाप। अगर आपसे पूछे बेलन के आधार का परिमाप कहे या फिर परिधि कहे, इसका होता है 2 पाई आर। लेकिन इसकी जो इकाई होती है वो केवल इकाई के रूप में लिखी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, अगर मीटर में है तो फिर मीटर में लिखी जाएगी। इसके बाद फिर हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसकी भी आप इकाई देखेंगे तो इकाई हमारे पास होगी वर्ग इकाई। और इसके बाद हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसकी भी जो इकाई होती है वो भी इकाई क्या है, वर्ग इकाई के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो ये बेलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें इन जो सूत्र हैं इनको याद होना चाहिए, बेलन से संबंधित। तो बेलन से संबंधित ये हमारे कुछ सूत्र हैं, आप इनको याद करिएगा, और जो भी सवाल इनसे संबंधित उन सवालों को आप छोड़िए मत, क्योंकि आपको अगर सूत्र याद होंगे तभी आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अगले, जो हमारा जो दूसरा है वो शंकु पर आधारित है। तो शंकु पर क्या है, तो ध्यान से देखिए। अब हम जो दूसरी आकृति है वो हमारे पास शंकु की आकृति है। अब शंकु क्या है, देखिए, इसको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, केवल आपको फार्मूला याद करने थे, इसलिए हम इनको फार्मूला केवल आप लोगों को लिखा है। तो देखिए, शंकु क्या है, तो शंकु एक त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन ये यहाँ त्रिभुजाकार आकृति का स्वरूप है, अर्थात कहने का मतलब एक संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पर अगर हम इनको शंकु के देखें तो शंकुआकार जो आकृतियां होती हैं आप देख सकते हैं, जोकर की टोपी या जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम की जो नोक होती है जो नीचे वाली, वो भी एक प्रकार की शंकुआकार। अगर हम इसकी देखें तो ए बी सी, इसके आधार में भी एक वृत्ताकार है। तो आधार में अगर पूछे तो आप वृत्ताकार देखिएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ये क्या है, तो ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। इसकी बात करेंगे तो ये आपकी क्या है, तिरछी ऊंचाई। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, संगत ऊंचाई। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी संगत ऊंचाई। और यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, त्रिज्या। अब बात कर लेते हैं तिरछी ऊंचाई की क्या बात करेंगे,
तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और संगत ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से, और त्रिज्या को तो हम जानते हैं कि आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके फार्मूले के बारे में चलते हैं। अब आधार की बात करते हैं तो यहां पर लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई क्या होगी, आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, इसकी भी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई। दूसरी बात करते हैं शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, तो शंकु के आधार का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये भी इसकी इकाई क्या होगी, इसकी भी इकाई हमारी केवल इकाई के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखी जाएगी, अगर मीटर में है तो फिर वो मीटर में लिखी जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम शंकु का वक्रपृष्ठ। अगर हमें निकाला जाए कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई होगी। अगर हम बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ कभी कभी आप लोगों को लिख के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कभी कभी लिख करके आ जाता है कि कुल पृष्ठ बताओ, तो कुल पृष्ठ भी यही चीज है, इसका क्या हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। इसकी भी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई होगी, इसकी भी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई। अगर हम बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, इसकी इकाई क्या है, हमारे पास घन इकाई। आप अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर मीटर है तो फिर वो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करता है तो L बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। आप तो ये तो जानते हो कि वृत्त का व्यास क्या होता है, अगर वृत्त का व्यास कहेंगे तो t बराबर 2r हो सकता है। तो अगर व्यास पूछे तो व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या की आधी होती है, तो वहां पर आप निकाल सकते हो वहां पर। तो ये हमारे पास शंकु हो गए, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गोला, जो हमने आज 3 आकृति ली है, उन तीनों आकृति को हम पहले फार्मूले के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक अगर हमको फार्मूले याद नहीं होंगे जब तक हम पूछा के प्रश्नों को नहीं कर सकते। चलिए तीसरी आकृति में हमारे पास क्या है, तीसरी आकृति हमारे पास गोला। ये तीनों आकृति 3D आकृति थी। अब गोले के बारे में तो आप जानते हैं, गोला में क्या है, ऊंचाई शामिल होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये गोले का केंद्र है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर है। अब हम गोले को एक बोर्ड के माध्यम से 2D स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, बाकी हम ये कहें कि इसको 3D बना दें तो 3D के रूप में हम इसको यहाँ पर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अगर हम गोले का आयतन निकालें तो ध्यान से देखिए, अगर हम गोले का आयतन निकालें तो गोले का, अगर आपसे पूछे कि आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी जो इकाई होती है वो इकाई एक प्रकार की क्या है, घन इकाई। आप इकाई के बारे में तो समझ गए होंगे कि हम इकाई क्या बोल रहे हैं, अगर मीटर है तो आप उसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर है तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। और तीसरा है हमारे पास गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। इसका क्या होता है 6 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसकी इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। ये हमारे कुछ इसके फार्मूले हैं गोले संबंधित। अब हम एक गोला और देख लेते हैं, अर्थात इसके बाद हम करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला क्या हमारे पास, तो ध्यान से देखिए, अगर हम अर्धगोले की बात करते हैं तो चौथा जो 3D आकृति है वो हमारे पास है अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला कैसे बना होता है, तो आपने घरों में देखा होगा हमारे पास जो कटोरा होता है, कटोरा एक प्रकार का क्या है, अर्धगोला। ये एक प्रकार क्या है, अर्धगोला। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अर्धगोले में सेम वही कंडीशन रखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अगर हम अर्धगोले का आयतन देखें,
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी भी इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है। दूसरा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अगर हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई वर्ग इकाई होती है। तीसरा, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो अर्धगोले का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे कुछ फार्मूले थे जो हमको याद करने बहुत जरूरी। आज के सेशन में हम लोगों ने इस फार्मूले को समझे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो में जिसमें हम लोगों को 20 प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में कुछ नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे और आज के सेशन में हमने ये सोचा है कि आज इसमें बहुविकल्पी नहीं रखते, आपके रखेंगे 20 प्रश्न या 17 ऐसे प्रश्न रखने वाले हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल आज जो रखे हैं ये ज्यादातर 4 नंबर में पूछे जाएंगे जरूर। 4 नंबर या 2 नंबर पक्के पूछ जाएंगे। तो आज हमने सोचा है कि आज जो बहुविकल्पी कराते थे उनकी जगह पर अगर हम ये सवाल कराए तो एक सेशन आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो फार्मूले थे आप उनको जरूर रिवाइज कीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ताकि आगे जो भी सवाल आएंगे तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। आप सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि सवाल हम कौन कौन से कर पाते हैं और कौन कौन से अभी नहीं कर पाते जिनमें हमारी कमजोरी बनी है। आप उन कमजोरियों को दूर करिएगा। चलिए चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, 2 पासे, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 पासों को एक साथ उछालने पर 2 पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होता है। ऐसे सवालों में 10, 4 ऐसे करके दिया जा सकता है। तो आप सबसे पहले पासे पता होना चाहिए। पासे हमारे पास अगर 2 है तो 2 पासों के लिए कैसे करते हैं। चलिए हम सवालों को हल करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। आप भी साथ में चलिएगा और देखिएगा कि अगर आप कर पाते हो तो आप अपने आप को सोचिएगा कि हमने 4 नंबर का प्रश्न कर लिया। पक्का से पक्का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए चलते हैं। पहले जो प्रश्न हमारे पास है 2 पासे, तो आप 2 पासे बनाइएगा। 2 पासे के नंबर दर्शाइएगा। देखिए यहां पर अगर हम 2 पासे बनाते हैं, 2 पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हमारे नंबर हैं। इसी तरह ये दूसरा पासा है, दूसरे पासे में भी 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगर हम इनको दर्शाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए, कोशिश करते हैं संभावना कौन कौन सी हो सकती है। तो संभावना तो आप इसी तरह बिल्कुल सेम करेंगे। संभावना क्या क्या हो सकती है, 1,1, 1,2, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1,3, फिर 1,4 और फिर 1,5 और फिर 1,6, ये हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम 2 के साथ करते हैं तो 2,1, 2,2, 2,3, फिर 2,4, 2,5 और फिर 2,6। इसी प्रकार अगर 3 के साथ करेंगे तो 3,1, 3,2 और 3,3 और फिर 3,4 और 3,5 और 3,6। इसी तरीके 4 के साथ करेंगे 4,1, 4,2 और 4,3, फिर 4,4 और फिर 4,5 और फिर 4,6। इसी तरीके 5 के साथ करेंगे 5,1, 5,2, 5,3 और फिर इसी तरीके 5,4 और फिर इसी तरीके 5,5 और फिर इसी तरीके 5,6। इसी तरीके अगर 6 के साथ करेंगे 6,1, 6,2 और 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6। इतना तो आप समझ सकते होंगे कि ये हमारी संभावना है। कितनी संभावना, तो कुल संभावना हमारे पास हो गई, कुल हमारे पास संभावना हो गई 36। कितनी हो गई, 36। ये तो कुल हमारे पास है 36। लेकिन इनमें से हमसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनका योगफल 10 आना चाहिए। क्या 1 को 1 जोड़ने पर 10 आता है, क्या 1 को 2 के साथ जोड़ने पर 10 आता है, क्या 1 को 3 के साथ जोड़ने पर 10 आता है। अगर नहीं आता है तो इसको छोड़िए, अगले वाले में चलिए, फिर उससे अगले वाले में देखिए, जिसमें आपको 10 मिल जाए उसको आप लिखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे योगफल 10 अंक आने की संभावना, आने की संभावना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, संभावना निकालिएगा। अगर संभावना आप निकाल लेते हो तभी आप कुछ करिएगा। तो संभावना इनके साथ जोड़ने पर तो नहीं आएगा, एक के साथ 6 जोड़ने के साथ आएगा, 2 के साथ 6 जोड़ेंगे 8 आएगा, 3 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, अगर 4 के साथ 6 जोड़ेंगे तब आएगा 10। तो ये हो गया। आगे चलिए, आगे 5 वाले के साथ, तो
5 को 5 के साथ जोड़ेंगे तब 10 आएगा। इसके साथ आगे चलिएगा, फिर इसके साथ अगर हम देखते हैं तो 6 के साथ अगर हम 4 को जोड़ते हैं तब आता है 10। बाकी और कोई ऐसी संभावना नहीं है जिनका योगफल 10 आ सके। तो ऐसे करके कितनी संभावना आई हमारे पास? 3 आई। कितनी आई? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी, तो प्रायिकता आप लीजिएगा 3/36। आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/12। कितना आएगा? 1/12। ये हमारे आंसर थे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है cos थीटा बराबर कितना दिया है? 15/17। cos थीटा बराबर कितना दिया है? 15/17 दे रखा है और हमें sin थीटा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? sin थीटा का मान। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप एक तो सरसमीका से हल कर सकते हो और एक आप हल कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आप त्रिभुज का सहारा ले सकते हो। तो हम इसको चलते हैं सरसमीका की सहायता से हल करने का प्रयास करते हैं। तो cos थीटा बराबर हमारे पास दिया है 15/17। तो हमारे पास किसका मान पूछा है? sin थीटा का मान हमसे पूछ रखा है। तो हमारे पास त्रिकोणमिति सरसमीका क्या है? त्रिकोणमिति सरसमीका क्या है? त्रिकोणमिति सरसमीका, जैसे आपने बीजगणित की सरसमीका पढ़ी है, वैसे त्रिकोणमिति की सरसमीका क्या है? अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हमें sin स्क्वायर थीटा निकालना है, प्लस cos की जगह पर क्या रख देंगे? 15/17 और इसका वर्ग कर देंगे, बराबर हमारे पास क्या लिखा? 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 का वर्ग होता है 225 और 17 का होता है 289 बराबर 1। प्लस को उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 225/289। हल कर लो, क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बराबर इसका इससे गुणा कराएंगे तो 289 हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा कराएंगे 225 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा? 289। हल करो, देखिए इसको इधर हल कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इससे घटाओगे 4 बचेगा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 आएगा बटे नीचे कितना आ जाएगा? 289। इधर से वर्ग घटाओगे, इधर क्या चल जाएगा? अंडर रूट चल जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 64/289। अब 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। 89 किसका वर्ग? 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। तो हमारे पास आ गया 8/17। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप एक और से कर सकते हो, त्रिभुज से। तो आप त्रिभुज से हल करने का प्रयास करिएगा, उससे देखिएगा आता है कि नहीं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। तो प्रश्न नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा है? तो तीसरा प्रश्न एक घन से है। हम सबसे पहले घन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी प्रत्येक भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन हम सबसे पहले घन बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक घन है। घन तो आप जानते हो कि किससे बना हुआ है? वर्ग से बना हुआ है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है तो घन की प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं घन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक घन बन गया और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमसे प्रत्येक भुजा पूछिए तो प्रत्येक भुजा समान होती है, एक एक ही हो जाएगी, या फिर आप मान सकते हो x x, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हमें दिया घन का आयतन। घन का आयतन क्या दिया है? तो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। होता क्या है? तो घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो दिया कितना है? 1331 बराबर ये हो जाएगा भुजा क्यूब। इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्या चल जाएगा? घनमूल। क्या चल जाएगा? घनमूल। 13 से 29 में क्या चल जाएगा? घनमूल। तो 13 से 29 किसका घनमूल है? 11। किसका है ये? 11। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास तीसरा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो चौथा क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। सोचिए ये प्रश्न 4 नंबर के आ सकते हैं और आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। तो हम चौथे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास जो बिंदु दिया है वो दिया है -3, 10 दिया है और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है वो 5, 4 दिया है। अब इनको दर्शाएंगे कैसे? ये हमारे पास रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है और ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि -3, 10 है और बी के निर्देशांक मान लेते हैं 5, 4 और ये मध्य बिंदु हम मान लेते हैं सी है, x, y ये। तो अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक तो x बराबर होता है x1
प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर आपको x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 ये लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है माइनस का 3 प्लस x2 कितना है 5 बटे कितना 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। y बराबर y1 कितना है 10, y2 कितना है 4 बटे कितना आ जाएगा 2। y बराबर कितना आ जाएगा 14 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा 7। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो निर्देशांक अगर आप लिखोगे तो 1 कामा कितना हो जाएगा 7, 1 कामा क्या हो जाएगी 7। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पांचवा कह रखा है कि यदि बिंदुओं -1 -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 है, x का मान करें। सेम इसी तरह करना है। हमें दिया क्या है 5वें नंबर में, 5वें में हमारे पास ये रेखा दी है और बिंदु के निर्देशांक जो दे रखा है वो क्या है -1, -3 है और b के जो निर्देशांक दे रखा है वो x, 9 है और इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13। तो हमें पता है कि AB के बीच की दूरी क्या होती है, AB के बीच की दूरी होती है अंडर रूट, ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बीच की दूरी हमारे पास 13 दी है बराबर अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास x2 हमारे पास x है माइनस x1 कितना हमारे पास माइनस के माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस y2 कितना हमारे पास 9 माइनस y1 कितना माइनस का 3 तो माइनस प्लस हो जाएंगे वर्ग 13 बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का वर्ग और प्लस 9 3 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करोगे तो हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर अंडर रूट x प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 144 का वर्ग। अब आप इसको होल वर्ग करिएगा, देखिए क्या आएगा हमारे पास। अगर इसका हल करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 169 और इधर से जो हमारे पास हो जाएगी वो केवल करनी हट जाएगी, करनी हटा देंगे क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर प्लस का 144। अब 144 प्लस का इधर आओगे कैसे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 144 बराबर हमारे पास इसका होल वर्ग हो सकता है x प्लस 1 का होल वर्ग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25 x प्लस 1 का होल वर्ग। इधर से वर्ग घटाओगे इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट, हमारे पास 25 आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बराबर x प्लस 1। इसको उठा के इधर जाओगे तो 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 4। अब यह 4 दो तरीके से आएंगे, इसके मान प्लस और माइनस दो तरीके से आएंगे। हमने यहाँ पर जो भी मान लिया है वो कैसे मान लिया प्लस लेने पर, किस लेने पर प्लस लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा 4। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारे पास है वो छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न दिया है द्विघात समीकरण दिया है, सॉरी द्विघात बहुपद दिया। समीकरण की चीज अलग है, समीकरण में 0 के बराबर रहते हैं, लेकिन यही सवाल आपको समीकरण में भी देखने को मिलेंगे जो छठा नंबर प्रश्न है। छठे नंबर प्रश्न में द्विघात बहुपद दिया x² प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्यों के गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे सवाल आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। आप इनका सूत्र याद करेंगे बहुपद का तो समीकरण का अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं छठे नंबर प्रश्न क्या है। छठे नंबर प्रश्न में हमने दिया है x² प्लस का 7x प्लस का 10, ये बहुपद है जिसको मान लेंगे कि माना, चलो क्योंकि हमें x के मान शून्य निकालना था। x² प्लस का 7x प्लस का 10 आप इनको मान के करिएगा हल। 10 कैसे कट करो कि जोड़ने पर हमारे पास 7 प्राप्त हो, तो x² प्लस का 5 गुना 10 तो 5 प्लस 2x प्लस का 10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगी x² प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर हमारे पास 0 हो जाएंगे। दो दो खंड बना लो, इस वाले खंड में आपको x का मान मिलेगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस इस वाले में क्या मिलेगा, इस वाले में 2 है और यहाँ 10 है। तो हम ऐसा काम लें कि दोनों का कर सके, क्या काम मिलेगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस प्लस का गुणा करके प्लस 2 5 10 बराबर 0, ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो दो मान आ गए। अगर हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 और दूसरा जो मान आया है अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो 2 आ गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे शून्यों के गुणांकों की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर सत्यता करेंगे, सत्यता की जांच क्या करेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या लिखेंगे मूलों का योग, सॉरी शून्य का तो शून्य के योग
बार बार वो दो घात समीकरण जो है ना वो दो घात समीकरण सेट है, तो इसलिए वहां पर मूल है और यहाँ पर शून्य है, तो बार बार मूल शब्द आ रहा है। तो शून्य का योग, तो शून्य का योग क्या होता है, तो शून्य का योग होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बताओ शून्य का हमने क्या निकाला, माइनस का 5 प्लस का 2, दो शून्य का है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो हमने x के मान निकाले हमारे साइड वो हमारे शून्य इसके बहुपद को सत्यापित करते हैं। तो चलिए रखते हैं माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 बराबर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारे पास 7 है, लेकिन माइनस का 7 रखेंगे। x स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5 प्लस माइनस गुणा करके माइनस आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, यानी ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर संतुष्ट कर रहे हैं। अब हम एक बार और चेक करेंगे शून्य का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है क्या, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ शून्य क्या दिया, माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 बराबर अचर पद हमारे पास क्या दिया 10 और x स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 बराबर क्या जाएगा हमारे पास 10, ये दोनों क्या है सही। इसका मतलब जो हमने x के मान निकाले हैं, x के जो शून्य निकले हैं वो क्या है, सत्यापित कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा प्रश्न 7 है, ये है समरूप त्रिभुज से संबंधित। आपको हम ऐसे सवाल समझा देंगे कि आप इन सवालों को कभी छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि ये सवाल देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं, क्योंकि इनको सिद्ध करना पड़ जाता है और सिद्ध करने वाले सवाल हम अक्सर छोड़ करके आ जाते हैं। तो आपको इन सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इन सवालों को सही से समझ लिया। चलिए इन सवालों को सही समझते हैं। आप इनकी जो कमजोरियां हैं उनको आप सही से पकड़िएगा। क्या है, LM समांतर क्या है CB, तो LM कहाँ है, तो चित्र में आप देखिएगा LM ये है और इसके समांतर क्या है CB, यानी ये और ये दोनों आपस में समांतर है, तो इसका एक त्रिभुज अलग बन जाएगा। LN किसके समांतर है CD के, तो LN किसके समांतर है CD का, तो इसका त्रिभुज एक अलग बन जाएगा। और सिद्ध करना है कि AM बटे BM है और AN बटे ND या DN, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, इसको हल करते हैं, और जब हल करेंगे तो हल करने में हमें लिखना पड़ेगा, इनको सही से सत्यापित करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया है, क्या है, दिया है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। दिया है LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर क्या है CD, और फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AM बटे BM बराबर AN बटे DM, ये सिद्ध करना। तो अब चलते हैं हल करने में। हल करने में हमें त्रिभुज लेकर के चलना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा समांतर किसके, तो हमें LM समांतर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे LM समांतर क्या है CB, LM समांतर क्या CB है, तो इसलिए हमें त्रिभुज लेकर के चलना ABC में। जब आप ABC में चलोगे तो यहां से हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय से। किससे लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो आपको थेल्स प्रमेय आनी चाहिए, अगर थेल्स प्रमेय नहीं आती है तो आप इन सवालों को नहीं कर सकते। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, भुजाओं का अनुपात, अर्थात AM बटे MB या AM बटे BM, ये कह सकते हैं AM बटे BM बराबर AL बटे LC। AL बटे क्या देगा LC, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट समीकरण। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले समांतर, यानी LN किसके समांतर है, LN किसके समांतर है CD के। तो LN समांतर CD के, देखो तो ये LN है और ये CD, तो LN समांतर किसके है, CD के है, तो इसलिए अब हमारे पास त्रिभुज हो जाएगा ADC। तो ADC यानी इसमें त्रिभुज में चलना है, तो हमारे पास त्रिभुज हो जाएगा ADC में। इसमें भी क्या करेंगे, तो थेल्स प्रमेय से करेंगे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हल करो, क्या हो जाएगा, तो हम इसको भी अनुपात में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AN बटे DN। AN बटे क्या आ जाएगा DN बराबर AL बटे क्या आ जाएगा, AL बटे हमारे पास LC हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड।
अब ध्यान से देखो, पहले वाले समीकरण में एल बटे एल सी, यहाँ सेकंड वाले समीकरण में एल बटे एल सी, दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो एल बटे एल सी की जगह पर, एल बटे एल सी की जगह पर ये रख सकते हैं, यहाँ रख दो एम बटे क्या है बीएम, और एल बटे एल सी की जगह पर क्या रखना है, एल बटे डीएल, एल बटे डीएल, एल बटे डीएल हमने रख दिया। हमें ये सिद्ध करना था, ये हमारे पास है। तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, परंतु आपको इनको एक बार सही से समझ लेना है और 4 नंबर आपको फ्री फोकट के मिल जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इनकी प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है। अगर आप इसको हल करोगे तो 8वें प्रश्न को आप हल करोगे तो क्या रहेगा, योगफल है तो हम क्या करेंगे, S8 कितना दिया हमारे पास 64 दिया, और S17 कितना दिया हमने, तो S17 हमारे पास 289 दिया। कैसे हल करोगे, तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है क्या, Sn बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d, ये होता है। हल करिए तो S8 बराबर n यानी 8 बटे 2, 2a ये तो पता नहीं, प्लस n कितना दिया 8 माइनस का 1 और d भी हमें नहीं दिया। S8 कितना दिया 64 बराबर ये कितना आ जाएगा 4 बटे 2a और प्लस का 7d। हल करोगे इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 4 का नाम 4, 4 से 24, तो 16 किसके बराबर आ जाएगा 2a प्लस का 7d। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। इसी तरह S17 निकालते हैं तो S17 बराबर क्या जाएगा 17 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17 माइनस का 1 और इंटू हमारे पास क्या लिखेंगे d। S17 कितना दिया 289, तो कितना आ जाएगा 17 बटे 2। हल करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 16d। हल करिए 17 से इसको काटोगे 17 बार जाएगा और 17 दूनी 34 बराबर हमारे पास क्या जाएगा 2a प्लस का 16d। अब जब इसको हल करोगे, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करने पर, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 16 बराबर 2a प्लस का 7d समीकरण फर्स्ट है, और ये कितना है 34 बराबर 2a प्लस का 16d, ये समीकरण हमारे पास है। हल करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इसको इससे घटाएंगे, 14 में से 6 गए कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से क्या 1 माइनस का बराबर ये क्या हो जाएगा 16 से 7 घटाओगे तो माइनस का 9 आ जाएगा 9d, माइनस से माइनस कर देंगे तो 9 का 9, 9 दूना 18, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। सार अंतर हमारे पास कितना आ गया 2, तो सार अंतर भी ज्ञात करना था 2 आ गया। अब d का मान किसमें रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास 16 किसके बराबर आ जाएगा 2a प्लस का 7d, तो 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणे 14, इसको उठा के कर तो कैसे हो जाएगा माइनस से, तो 2a कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, तो 2 से 2 काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास प्रथम पद कितना आ गया 1 और सारांतर कितना आ गया 2। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न।